हेलो एंड वेलकम टू डियर माय ओल्ड स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। मैं रविंद्र सचिन केडीवाल वेलकम करता हूं हमारे और आपके ब्यूटीफुल चैनल पर, दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। सो भाई, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो भाई बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आप बहुत सारे कंटेंट को छोड़ रहे हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, बहुत सारे वन शॉट्स और भाई सैंपल पेपर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो बहुत सारे सैंपल पेपर्स भी आप छोड़ रहे हैं। ठीक है, बट छोड़ना नहीं है भाई, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब कर लेना, अभी इनफ टाइम है आपके पास। ठीक है, तो 15 डे में अब स्टार्ट कर लीजिए कि 15 सैंपल पेपर्स को आपको कवर करना है। और डेफिनेटली भाई इतने शॉर्ट टाइम में सैंपल पेपर कोई नहीं कराने वाला जितना मैंने करवाया हुआ है। 1 और 30 मिनट्स में आपको सारा का सारा सैंपल पेपर का सोल्यूशन पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं अरिहंत का कौन सा सैंपल पेपर करने वाले हैं। तो अरिहंत का हम करने वाले हैं भाई सैंपल पेपर 2। इससे पहले एजुआर्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम 7 सैंपल पेपर्स, और 7 इसके करेंगे भाई हम। और इसके अलावा ऑफिशियल सैंपल पेपर ऑलरेडी आपको मिल जाएगा साइट पर, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको सर्च करना है डिटेल नोट्स के साथ अगर आपको देखने हैं वन शॉट में मिल जाएंगे भाई। और अगर देखने हैं भाई पीवाईक्यूज, यानी प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो पूरी की पूरी डेटा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैप्टर का प्लेलिस्ट में इसके लिंक पे डाल दूंगा, वहां से आप सर्च कर लेना भाई। सारा का सारा कंटेंट रेडी है, सिर्फ देरी है तो किस चीज की, सिर्फ आपकी। तो आप उस कंटेंट को देखिए, उसमें क्या मिल रहा है आपको, डेफिनेटली यूजफुल कंटेंट मिलेगा। चलिए भाई, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारा सैंपल पेपर। बट चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना भाई, और पीडीएफ ले तो भाई टेलीग्राम पे जरूर आ जाना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पुट करते हैं भाई, कह रहा स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ए जो एलिमेंट है, जो एटम है, इसका एटॉमिक नंबर दिया है 11। ठीक है, ऐसा ही बी एलिमेंट है 17। तो क्वेश्चन क्या कहता है भाई, कंपेयर द पोजीशन ऑफ ए एंड बी इन द पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले तो आपको एक बार ये रिकॉग्नाइज करना है कि ये एलिमेंट कौन सा है। तो 11 नंबर पे आपका आता है भाई सोडियम, राइट, एंड 70 नंबर आपका रहता है भाई क्लोरीन का। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं पीरियोडिक टेबल पे वो बनते हैं भाई मैग्नीशियम से और क्लोरीन से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक सैंपल पेपर अगर आप उठा के देखोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मोस्टली यहीं से मिलेंगे। तो क्लोरीन आपका 70 नंबर का आ गया भाई। आप पूछता है भाई कौन से ग्रुप में या कौन से पीरियड में है। ठीक है, आपको ये बताना है पीरियोडिक टेबल में कहां पे लाई करता है। सो भाई ये हमारा है 2, 8 एंड 1। ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल यानी ग्रुप 1 में लाई करेगा भाई। ये हमारा ग्रुप 1 में लाई करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर क्लोरीन की बात करते हैं तो 2, 8, 7। ये 7 वाला भी कौन सा फैमिली में आएगा, ये हमारा 18 से पहले वाला, मतलब 17 ग्रुप रहेगा हमारा। ठीक है, हमारा क्लोरीन वाला हैलोजन फैमिली का, तो ये हमारा रहेगा भाई ग्रुप नंबर 17। चलो ये तो ये ग्रुप की बात। अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं भाई, पीरियड्स में कहां पे आएगा, तो भाई पीरियड्स का पूरा बता देता हूं मैं आपको। हमारी पीरियोडिक टेबल में भाई फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका लिथियम, बेरिलियम, और यहां तक आ जाएगा भाई नियोन तक, यानी 8 एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ पे। तो टोटल 10 एलिमेंट आपके आ चुके हैं पीरियड 2 तक। तो यानी अब हमारा सोडियम है 11 नंबर पे, हमारा थर्ड पीरियड में आएगा यहाँ पे सोडियम। तो भाई ग्रुप नंबर इसका 1 है, लेकिन पीरियड की अगर बात करते हैं तो थर्ड पीरियड होगा भाई ये। ठीक है, पीरियड थर्ड। अब देखो भाई, अब 17 की बात करते हैं तो 17 भी, अब हमारा जो सोडियम स्टार्ट होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद ये पी ब्लॉक आ जाएगा। तो हमारा जो 17 नंबर वाला एलिमेंट यहीं कहीं आएगा पीरियड थर्ड में ही। तो दोनों एलिमेंट का पीरियड सेम है भाई, बट ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है, 30 से लेकर एलिमेंट आपको होने चाहिए, 1 to 30 एलिमेंट आपको पता होने चाहिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कहां कहां कौन सा एलिमेंट है। बट डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, जितने सैंपल पेपर देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां तक 30 तक बन रहे हैं, तो ये नहीं छोड़ना भाई आपको, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन ए एंड बी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जब आप देख रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड पे आ रहे हैं। अब आपका सोडियम जिसका नंबर है भाई 281, 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेस इन द आउटर मोस्ट शेल, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में। ठीक है, क्लोरीन की बात करते हैं 17 नंबर 287, इट हैज अ डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। सो एज टू कंप्लीट इट ऑक्टेट,
इसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट है, इसके पास एक्सेस में है, तो ये इलेक्ट्रॉन भाई डोनेट कर देगा ये क्लोरीन को। और डोनेटिंग वाला भाई कौन सा बॉन्ड बनता है, तो डोनेटिंग करके बनता है बॉन्ड भाई आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बन गया। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, या आप कह सकते हैं लूजिंग इलेक्ट्रॉन। एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और दूसरे वाला क्या करेगा भाई, दूसरा वाला गेन करेगा। या ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम एंड द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो ये वाली जो बॉन्ड होगी भाई ये होगी आयोनिक बॉन्ड। और जो कंपाउंड बनेंगे वो कंपाउंड कौन से रहेंगे भाई, वो रहेंगे भाई कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट नहीं भाई, हमारा अब रहेगा आयोनिक कंपाउंड का। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है भाई, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि इसका डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। तो डॉट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट रहता है भाई। इस बार लगता है भाई डॉट स्ट्रक्चर शायद पूछ लेगा आपसे। तो क्लोरीन का अगर डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं और सोडियम का, ये आ गया भाई सोडियम। सोडियम के पास भाई कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर मेनली जो आपसे पूछने वाला है वो कोवेलेंट कंपाउंड में पूछेगा कि डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। अब इसमें क्या होगा भाई, क्लोरीन में भाई आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 भाई बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है भाई ये डोनेट हो जाएगा। ठीक है, तो डोनेटिंग पे जो इलेक्ट्रॉन होगा डोनेट होगा, दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। अगर यहीं से अगर पूछ लेता भाई किसी एक ऐसे एटम का नाम दे देगा जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो कार्बन का क्या है नंबर, कार्बन का नंबर होता है 6। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी आउटर मोस्ट शेल में, 4, 1 2 3 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। पिछले क्वेश्चन में भी क्या किया था हमने, इसमें था भाई डोनेटिंग, एक डोनेट कर रहा है दूसरा गेन कर रहा है। बट कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होगा भाई, कोवेलेंट कंपाउंड में बॉन्ड बनेगी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब ये क्लोरीन है भाई 1 2 3 4 5 6 7, ये क्लोरीन है भाई 1 2 3 4 5 6 7, ये क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये बॉन्ड किस तरीके से बनेगी भाई, अब सबको अपना ऑक्टेट पूरा करना है भाई। तो सबसे पहले कार्बन की बात करते हैं, कार्बन को ऑक्टेट पूरा करना है तो ये भाई एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा हर एक कार्बन से। तो हर एक दूसरे कार्बन से ले लेगा, ये दूसरे क्लोरीन से लेगा भाई, ये दूसरे क्लोरीन से ये दूसरे कार्बन से ले लेगा। ये आ गया क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, चलिए ये हो गया ऑक्टेट इसका फिल। अब ये जो क्लोरीन है ये भी ऑक्टेट फिल करेगा। तो ये अपना ऑक्टेट किस तरीके से फिल करेगा भाई, ये भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, इस कार्बन के साथ शेयरिंग कर लेगा। ये आ गया भाई इसकी शेयरिंग। इस तरीके से भाई हर एक शेयरिंग से कोवेलेंट कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाले डॉट स्ट्रक्चर जो स्पेशली कोवेलेंट बॉन्ड में बन रहे हैं ये आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं भाई, और पूरे एक्सपेक्टेड चांस रहेंगे आने के। बट जरूरी नहीं है कि आए, बट हाँ लेकिन आपका मोस्ट ऑफ द चांसेस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सिंपल है, इजी क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है भाई, आपको ये एटम्स दिए हैं एंड यू नीड टू अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग साइज। किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, साइज का। तो भाई अब यहां पे अगर सिंपल एलिमेंट होता लिथियम एंड बेरिलियम ये तो चलता है भाई, लेकिन भाई ये क्या है भाई, ये बेरिलियम 2+। ये बेरिलियम 2+ का मतलब है भाई ये कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एंड सेम एज यहां पे देखते हैं भाई, यहां पे है क्लोरीन सल्फर एंड सल्फर 2-, ये हमारे पास एनायन है। अब भाई एक फैक्ट ये होता है भाई, जो कैटायन होता है कैटायन का साइज जो कैटायन साइज होता है वो हमेशा स्मॉलर होता है और एनायन का साइज हमेशा ग्रेटर होता है या लार्जर होता है। ये ध्यान रखना। अब आपको ये ध्यान देना भी, आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। किसमें, यानी छोटा साइज बड़ा साइज बड़ा साइज। अब यहां अगर हम इसकी बात करते हैं कैटायन वाले की, तो सबसे स्मॉलर साइज तो भाई यही हो गया बेरिलियम। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, यानी सबसे छोटा साइज
फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा साइज। अब बेरिलियम, अब बेरिलियम के बाद आ गया हमारा बेरिलियम 2+ के बाद आ गया सिंपल बेरिलियम, और इसके बाद आ जाएगा भाई लिथियम। अब ऐसा क्यों हुआ है भाई? भाई ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब हम पीरियड में चलते हैं, पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की इंक्रीज होने की वजह से साइज डिक्रीज हो जाता है। तो जो भी पीरियड्स में राइट साइड पे होगा उसका साइज छोटा होगा, और जो पीरियड में लेफ्ट साइड पे होगा उसका साइज ग्रेटर रहेगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा भाई। ये हमारा बन गया कैटायन वाला, और बेरिलियम का और लिथियम का। अब बात करते हैं इधर भाई, अब आपको पता है क्लोरीन, क्लोरीन सबसे राइट में होता है, तो क्लोरीन का स्ट्रक्चर सबसे छोटा होगा। उससे बड़ा स्ट्रक्चर किसका होगा भाई? जो उसके लेफ्ट साइड में, यानी सल्फर, और सल्फर से बड़ा साइज होगा भाई सल्फर के एनायन का, यानी S2-। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको इतना रिकॉग्नाइज करना था कि कैटायन का साइज स्मॉलर होता है उसके नॉर्मल एटम से, एंड एनायन का साइज बिगर होता है, लार्जर होता है। ठीक है भाई, चलिए 1 मार्क्स में 2 पार्ट में दिया था। अच्छा, अब ये सिंपल पेरियोडिक टेबल, अब आप सोच रहे हैं भाई कौन सा क्वेश्चन देने वाला है इसमें से, पेरियोडिक टेबल में अभी क्या बताना है? तो बिल्कुल सिंपल है भाई, एक बार क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, राइट द नेम एंड द सिंबल ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट ऑक्यूपाई द सेम रो इन अ पेरियोडिक टेबल एज नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन वाली जो सीरीज है इसको पूरा करना है आपको, तो कर देते हैं भाई। मैंने बोला था ना भाई 30 तक तो आप बिल्कुल रट लीजिए बिल्कुल कि कौन कौन से एलिमेंट कहां पर है। तो नाइट्रोजन वाला भाई ये हमारा, तो लिथियम जिसका नंबर 3 है, 4 पे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये नोबल गैस एलिमेंट हमारा नियोन आ गया। ठीक है भाई, और क्या क्वेश्चन पुट अप कर सकता था भाई इस पीरियोडिक टेबल से? कितने चांसेस बन सकते हैं? वो बोलेगा भाई नाइट्रोजन के जो नेबरिंग एलिमेंट है उसका नाम लिखो, जो मैंने आपको बता दिया है। अब यहां से देखो, ये एलिमेंट आपके पिछले सैंपल पेपर में भी पूछा हुआ है। आपको एक एलिमेंट दे दिया है कि ऑक्सीजन, और उसकी कंफिग्रेशन दे दी है भाई 2 और 6। दूसरा आपको कहेगा भी एक सिलिकॉन है जिसका एटॉमिक नंबर है 14। ठीक है, एक और एलिमेंट दे देगा भाई बेरिलियम जिसका नंबर है 4। अब वो कहेगा आउट ऑफ दिस एलिमेंट विच एलिमेंट हैव द सेम कंफिग्रेशन एज लाइक ऑक्सीजन। भाई इन दोनों एलिमेंट से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिजेंबल करता है? तो डेफिनेटली भाई सिलिकॉन ही होगा। ठीक है, रीजन क्या है सिलिकॉन का? ये तो सल्फर हो गया भाई, ये रहा आपका कार्बन, सिलिकॉन, ये सिलिकॉन हो गया। ऑक्सीजन की जगह हम कर लेते हैं भाई सल्फर, कर लेते हैं यहां पे एक और सल्फर, ये हमारा नंबर आ गया भाई 16। अब वो कहेगा भाई ऑक्सीजन जो एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट की इन तीनों एलिमेंट से किसके साथ कंफिग्रेशन मैच करती है या प्रॉपर्टी सेम रहती है? तो सिलिकॉन भाई 14 नंबर पे है, सिलिकॉन कुछ यहां आएगा, इसकी प्रॉपर्टी भाई रिजेंबल करेगी कार्बन के साथ। बेरिलियम कहां है भाई? बेरिलियम यहां पर आ गया। अब बचता है सल्फर, तो सल्फर की हम कंफिग्रेशन चेक करेंगे भाई 2, 8, 6। लास्ट में इसके भी 6 है, इसके भी 6 है भाई। तो यानी हमारी प्रॉपर्टी जो ऑक्सीजन की किससे मैच करने वाली है भाई? सल्फर से, तो सल्फर आंसर रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से सबसे ज्यादा बन रहे हैं भाई। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का बिल्कुल ध्यान रखना आपको, स्पेशली जहां पीरियोडिक टेबल आ जाए सोच लेना भाई कोई ना कोई आपका मेंटल गेम चलना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, रीड करेंगे। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर्स बिटवीन द एग एंड जाइगोट? ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया भाई, और जब भी जाइगोट से रिलेटेड या फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। ठीक है, 2 मार्क्स में ये सिंगल क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बता देता हूं भाई एक बार। फर्स्ट पार्ट है तो 1 मार्क्स में होगा भाई, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर विद एग एंड जाइगोट? भाई अब जो एग निकलने वाले होते हैं, एग कहां से रिलीज होते हैं भाई? ये एग रिलीज होते हैं फीमेल से, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है। ठीक है, मेल्स के लिए स्पर्म रहती है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो रेशियो है क्रोमोसोम्स की, एग और जाइगोट की बात करी है यहां पे। ठीक है, अब जब ये एग्स निकलते हैं, यानी यहां से मेल गेमेट्स निकलता है, मेल गेमेट्स में से क्रोमोसोम्स निकलेंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहां पे भाई 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, बट 23 पेयर की बात करी है, पेयर, इसमें से सिर्फ हैप्लॉइड्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। हैप्लॉइड का मतलब 23। ठीक है, सेम है अगर हम मेल की बात करते हैं, यहां पे बात भी करेंगे कि एक्स क्रोमोसोम्स आ रहा है कि वाई आ रहा है, कोई सा भी आ सकता है। मान लेते हैं भाई एक्स आ रहा है। ठीक है,
इसके पास भी वही 22XX प्लस 22 के साथ क्या है भाई XY क्रोमोसोम है एक, जो डिसाइड करेगा सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, अब यहां पे भी 23 पेयर में से सिर्फ कितने आएंगे भाई, ओनली 23 आएंगे। तो 23 हेयर 23 हेयर। तो नाउ कमिंग जो जाइगोट है, जो बेबी है, इसके पास टोटल हो गए 46, या आप कह सकते हैं 23 पेयर, 23 पेयर्स। अब वो कह रहा है कि भाई जो एग है, ठीक है, एंड जाइगोट, अब एग्स के पास कितना पार्टिसिपेशन है क्रोमोसोम्स का, हैप्लॉइड नंबर, हैप्लॉइड नंबर का मतलब है 23, एंड जाइगोट, अब जाइगोट के पास टोटल है 23 पेयर्स यानी 46। तो कितना रेशो आ गया भाई, ये रेशो आ गया भाई 1:3, 1:2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर वो ऐसे पूछ लेता मेल की जाइगोट के साथ, तब भी भाई सेम ही रहेगी। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पुटअप कर सकता है, वो पुटअप करेगा भाई यहां से कि बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड की होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, रेशो कितनी है। तो भाई 50% चांसेस होते हैं मेल के भी, एंड 50% होते हैं फीमेल चाइल्ड के भी, यानी बॉय और गर्ल के। डिपेंड करता है टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज कंट्रीब्यूटिंग इन फर्टिलाइजेशन। चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा था भाई और बहुत ही सिंपल था। इसका सेकंड पार्ट क्या पूछता पुटअप करता है, हाउ इज द स्पर्म इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम एग। भाई स्पर्म में और एग में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है भाई, ये एक मेल गेमेट सेल है, मेल गेमेट, एंड इट इज फीमेल गेमेट। अब वो पूछ रहे हैं कि जेनेटिकली डिफरेंस क्या है। तो जेनेटिकली डिफरेंस का मतलब है भाई किस टाइप का क्रोमोसोम्स इसमें है। सो भाई क्रोमोसोम्स अगर जेनेटिकली वर्ड यहां पे लिख दिया है, सो इट कंसिस्ट बोथ क्रोमोसोम्स, और वो बोथ क्रोमोसोम्स कौन कौन से हैं भाई, एक्स एंड वाई। बट अगर हम बात करते हैं एग की, इट हैज ओनली एक्स क्रोमोसोम्स। तो ये मेन जेनेटिकली डिफरेंस है। अगर 1 मार्क्स में पुटअप करता है तो सिर्फ सेकंड पॉइंट फोकस करेंगे कि स्पर्म के पास इट कैन पार्टिसिपेट विद ईदर एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स, बट एग हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम्स। दैट इज द जेनेटिकली डिफरेंस, राइट। चलिए आप देखते हैं भाई फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है द मोस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड। भाई ब्रेड वाला क्वेश्चन, जहां में ब्रेड आ गया तो भाई सबसे पहले आपको याद आएगा भाई ब्रेड की स्लाइस, ब्लैक कलर का माउल्ड, कुछ नोब लाइक स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा पूछने वाला है। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं आप भाई, यही पुटअप करने वाला आपसे। कह रहा जो ब्रेड है वाज केप्ट असाइड फॉर अ फ्यू डेज, देन सम ऑर्गेनिज्म ग्रीव इनटू एंड फाइंड थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन एंड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन और बल्ब लाइक स्ट्रक्चर से आपको कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है भाई। देखते हैं आप किस किस का आंसर, अगर हम माइंड में अभी भी स्ट्राइक नहीं करे ना भाई, तो आप मान के चलो आपकी प्रिपरेशन में अभी भी थोड़ा सा कमी है। तो भाई ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते थे वेजिटेटिव पार्ट। पिछले सैंपल पेपर जो मैंने अपलोड किया था सेम क्वेश्चन आया था उसमें भाई। ये वेजिटेटिव पार्ट होता है जिसे बोलते हैं हाइफा, ठीक है। और ये होता है भाई रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इस रिप्रोडक्टिव नाम क्या होता है भाई, इस रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम होता है स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम होते हैं जिसके अंदर छोटी छोटी रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है जिसको बोलते हैं भाई स्पोर्स, राइट। आप क्वेश्चन देखते हैं अभी थ्रेड वो क्या पुटअप करता है। कह रहा है थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेड, वो क्या होता है। तो वो एक वेजिटेटिव पार्ट होता है स्पोर फॉर्मेशन में, दैट इज कॉल्ड हाइफा। एंड दूसरा पार्ट क्या पुटअप करता है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द नोब लाइक स्ट्रक्चर। सो भाई ये नोब लाइक स्ट्रक्चर क्या था, ये भाई स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम। और ये क्या हो गया भाई, और इस स्पोरेंजियम के अंदर रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है स्पोर्स। इसके पास जो आउटर कवरिंग होती है वो आउटर कवरिंग बस्ट हो जाती है, एंड दिस नंबर ऑफ पोर्स कम्स आउट, ये बाहर गिर जाते हैं एंड प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट या न्यू ग्रोथ कहते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कर देगा, ठीक है ना भाई। तो और कौन सा मोड में आ जाता है भाई, तो भाई ये आता है हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है भाई स्पोर फॉर्मेशन। अगर देखा जाए ना भाई कुल मिलाकर देखते हैं, अगर हम कंक्लूड करते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो वेजिटेटिव से नहीं, आसेक्सुअल से, आसेक्सुअल में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुटअप किया है अभी तक
हर सैंपल पेपर में वो इसी पार्ट से आ रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे देता है बस, ठीक है। प्रीवियस ईयर में भी अगर क्वेश्चन उठाओगे तो आपका बाइनरी फिजन के ऊपर, मल्टीपल फिजन के ऊपर और स्पोर फॉर्मेशन के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए अब नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये आपका आ गया भाई रिप्रोडक्शन के बाद कौन सा चैप्टर आ रहा है आपका भाई, हेरिडिटी से। तो हेरिडिटी से देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन है, और फिक्स पार्ट है भाई, यही क्वेश्चन पुटअप कर रहा है घुमा फिर आगे। क्या बात है, क्या बात है शत्रुघ्न जी। चलो, ग्रीन एंड रेड कलर सीड्स आर रिसेसिव एंड डोमिनेंट ट्रेट्स रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है भाई जो ग्रीन कलर का है वो रिसेसिव है, एंड जो रेड कलर है, रेड कलर वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये डोमिनेंट है। अरे डोमिनेंट तो डी से स्टार्ट होता है भाई, ये हमारा हो गया भाई डोमिनेंट, ये हो गया रिसेसिव। चलिए, कह रहा आउट ऑफ द F1 एंड द F2 progeny in which generation will the green seeds appear if the both parents are not hybrid। not hybrid का मतलब है, हाइब्रिड का मतलब यहां पे वर्ड है कि प्योर होमोजाइगोस। मैंने एक वर्ड आपको नोट्स में बताया था होमोजाइगोस के बारे में। होमोजाइगस या बोल दीजिए प्योर क्रॉस हो रहा है इनके बीच में, हाइब्रिड नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है F1 और F2 में से किस जनरेशन में ये ग्रीन कलर के अपीयर होंगे। तो भाई सबसे पहले देखो, एक बार मेंडल के एक्सपेरिमेंट को याद कर लेते हैं भाई। एक डोमिनेंट कैरेक्टर्स है और एक रिसेसिव कैरेक्टर है। तो जब इनका क्रॉस होगा तो फर्स्ट वाले में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर आता है भाई, डोमिनेंट कैरेक्टर। अब इन दोनों में डोमिनेंट कौन सा भाई, रेड है, तो डेफिनेटली यहां पे भी क्या आने वाला है भाई, यहां पे भी भाई रेड कलर आएगा। बट वो बात कर रहे हैं ग्रीन कलर कब आएगा, तो जब इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन के लिए रखते हैं भाई, तो डाई हाइब्रिड में क्या होगा भाई, रेड रेड रेड, और यहां पे भाई ग्रीन भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रहेगा आंसर। तो ग्रीन वाला किस प्रोजेनी में आ रहा है, इट कम इनटू द एग्जिस्टेंस जस्ट इन F2 जनरेशन। गिव रीजन, तो गिव रीजन क्या है भाई, तो गिव रीजन है भाई इसका लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग when the two factor of the characters are close, then one is manifest in the filial one generation। तो filial one generation में सिर्फ जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही आएगा। रिसेसिव कैरेक्टर विल बी हिडन एंड इट विल कम इनटू द F2 जनरेशन। ये F2 जनरेशन में आएगा। अब इसकी नोटेशन देख लेते हैं भाई। लाइक अब एक रेड कलर को दिखा दिया कैपिटल आर से, ठीक है, ग्रीन कलर को दिखा दिया आपने स्मॉल आर से। तो फीलियल जनरेशन 1 में ये क्या आएगा भाई, ये आएगा आपका डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट यानी रेड कलर। मतलब अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ जाता है तो इस तरीके से आपको करना है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद सेकंड जनरेशन में किस तरीके से आएंगे भाई, सेकंड जनरेशन में आएगा भाई रेड कलर रेड कलर रेड कलर, और ये आ गया भाई ग्रीन कलर। ये रिसेसिव कैरेक्टर आया भाई ग्रीन कलर वाला। तो इसको आप बना सकते हैं भाई, शुभ अल्लाह से माशाअल्लाह क्वेश्चन आंसर हो गया भाई अब, ठीक है। अब आपका एग्जामिनर कोई नहीं, एग्जाम इसमें से एक भी क्वेश्चन, एक भी पार्ट को कट नहीं कर सकेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने डायग्राम पूरा नोटेशन दे दिया एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। चलिए भाई, अब इसी के और पार्ट में देखते हैं। और पार्ट में क्या दिया भाई, वो कह रहा है गिव रीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर इन द F2 प्रोजेनी। तो F2 प्रोजेनी में भाई अभी करके आए हैं, इसके जो पिछले वाला पार्ट था इसमें यहां पर कोई कैरेक्टर्स नहीं आए, तो दूसरे में जो नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं जो रिसेसिव थे वो क्यों आ रहे हैं, तो भाई किस वजह से आए हैं, F2 प्रोजेनी इन डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड की बात करिए भाई, मोनो हाइब्रिड की बात नहीं कर रहे हैं। तो भाई रीजन क्या है उसका, तो रीजन है भाई आपके मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे कुछ अलग भी लॉ दिए थे, लाइक लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये अभी मैंने आपको बताया, बट आंसर ये नहीं है। वो बोल रहा है कि नए कैरेक्टर्स किसकी वजह से आएगा, तो भाई एक लॉ किया था आपने, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, बिल्कुल बताएंगे भाई, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब होता है अरेंज करना, अपने आपको मैनेज करना, ठीक है। तो ये लोग क्या बोलता है, व्हेन a pair of traits
are crossed, then these traits segregate individually and do not affect each other या अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जब दो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, दो कैरेक्टर्स में आ रहे हैं, तो दोनों कैरेक्टर की अपनी अपनी भाई एग्जिस्टेंस है, अपने अपने उनका नेचर, वो किसी दूसरे कैरेक्टर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लाइक अगर हम बात करते हैं पी प्लांट के ऊपर हमने स्टडी करी थी, तो उसमें अगर हम बात करते हैं भाई राउंड सीड्स के बारे में, ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं भाई, अरे ये क्या हो गया भाई, चलो कोई बात नहीं। अगर हम बात करते हैं जो हमारा एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर हमने येलो सीड लिए हैं भाई और ग्रीन सीड लिए हैं, ठीक है, बट ये येलो सीड्स और ग्रीन सीड्स डिपेंड नहीं करते कि उसकी शेप क्या रहेगी। ठीक है, अब शेप हमने कौन कौन सी ली थी भाई, राउंड एंड रिंकल्ड। अब ये जो सीड्स राउंड है भाई, रिंकल्ड है, इनकी जो शेप है वो डिपेंड इन कलर्स पे नहीं करता है। ये कलर एक अदर ट्रेट है, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये शेप इसकी एक अलग ट्रेट्स है। तो ये दोनों के दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग इंडिपेंडेंटली एजोर्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, और एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजोर्टमेंट। ठीक है भाई, अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है भाई। 3 लॉ थे, उसमें से 2 लॉ आपके आ चुके हैं, वैसे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर किसी तरीके से आ सकता है तो आपको इस तरीके से रिलेट करना है। मैटर करता भी क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन, हेडिंग क्या है, कौन कौन से की पॉइंट्स आप उठा रहे हैं। तो की पॉइंट्स इसका है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजोर्टमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन में कराने की नीड नहीं है, बहुत बार करा दिया मैंने आपको, मतलब इतनी बार करा दिया तो क्वेश्चन को देखने की नीड नहीं है भाई, ऐसे आंसर बता देंगे। तो सेम एक्सपेरिमेंट है भाई, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, क्वेश्चन की नीड नहीं है पढ़ने की, जिसको चाहिए स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या कहता है क्वेश्चन में, ये पूरा सेटअप कर दिया है इन्होंने, एक जगह भी बैटरी लगाई है और की लगा दी है, स्विच ऑन है। ठीक है, हमारे के चलते चलो इसको ऑफ कर देते हैं भाई थोड़ी देर के लिए। चलो ये हमने कर दिया है ऑफ, अभी करंट की सप्लाई नहीं हो रहा है तो कुछ भी नहीं होगा। नाउ व्हाट वी डू, एज वी प्रेस द की देन करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो इस सर्किट में जब करंट स्टार्ट होगा तो भाई कॉइल 1 में, जिसको हम बोलते हैं भाई प्राइमरी कॉइल, इसका नाम है भाई प्राइमरी कॉइल, एंड ये हमारी है भाई सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में क्या क्या चेंजेस हो गए, सबसे पहले तो ये देखो भाई, तो जैसे ही की को प्रेस किया देन करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। अब इस सर्किट में करंट स्टार्ट किया भाई, अब ये चीज क्या है भाई, सर्किट, इस सर्किट में ये है भाई सोलेनॉइड। नाउ एज द करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस सोलेनॉइड देन व्हाट विल हैपन, व्हाट चेंजेस हैपन इन दिस सर्किट, इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई करंट स्टार्ट हुआ, करंट की वजह से क्या हुआ, इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, नाउ इस मैग्नेटिक इफेक्ट जो इस प्राइमरी कॉइल में हुआ, देन द कॉइल व्हिच इज एसोसिएटेड दैट इज कॉल्ड कॉइल 2। अब जो कॉइल इसके पास साइड में है नॉन इंसुलेटेड पाइपर, इसके अंदर क्या होगा भाई, कॉइल 1 के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी वजह से इसकी एसोसिएटेड कॉइल में भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा, राइट। और इस फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या हुआ, करंट विल इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल। तो जब तक हमने की को इंसर्ट नहीं किया है तब तक कुछ भी नहीं होगा भाई, सर्किट क्लोज है। एज वी इंसर्ट द सर्किट, एज वी इंसर्ट द की इन द सर्किट, देन these changes will happen. It start produce the magnetic effect, and due to change in the magnetic effect, yeah, magnetic flux in the primary coil, there is the production of magnetic flux in the associated coil. और अभी associated coil में मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया तो भाई इसके अंदर एक करंट एक डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। अब ये इंड्यूस करंट कैसे मेजर होगा भाई, तो यहां पे एक मीटर लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। सो करंट जैसे ही यहां से की प्रेस करी भाई, इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ एंड दैट शो डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन। हम मान के चलते हैं भाई राइट डायरेक्शन में बता दिया है, ठीक है, तो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये तो था फर्स्ट आंसर, जब की को इंसर्ट किया है। अब क्या होगा भाई, सेकंड में क्या पुटअप कर रहा है, व्हेन वी रिमूव दिस की। रिमूव दिस की का मतलब क्या है भाई, भाई रिमूव का मतलब है कि हमने सर्किट को क्लोज कर दिया है। नाउ व्हाट हैपेंड, नाउ अगेन करंट स्टॉप फ्लोइंग, मैग्नेटिक फ्लक्स अगेन चेंजिंग,
and due to change in the magnetic flux in the second coil, again there will be the change in magnetic flux will reduce the current, और रिड्यूस होने से क्या होगा भाई, इसकी डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगी। लाइक अगर वो डिफ्लेक्शन पहले राइट में थी तो अब वो लेफ्ट में हो जाएगी। तो ये चेंजेस आएंगे भाई। यानी ये सारा फंडा किस वजह से हो रहा है भाई, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब करंट हमने बंद कर दिया भाई यहाँ पे, तो डिफ्लेक्शन भी चेंज जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा। चले ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है और इतनी बार करा दिया भाई नहीं, बट करना है भाई। एक क्वेश्चन भाई थोक के साथ कह रहे हैं भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहे, इसके ऊपर एनसीईआरटी ब्लूप्रिंट के बैक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, तो छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसे समझ आ गया होगा भाई क्वेश्चन देखते ही। जहां पे डायग्राम आ गया ना भाई, आपको पता होना चाहिए कौन सा रूल लगा है, राइट हैंड थंब रूल लगा मैक्सवेल का। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द स्ट्रेट लाइन करंट कैरिंग कंडक्टर आर शोन बिलो। ओके कोई बात नहीं भाई, होने दो। क्वेश्चन में क्या पुट करता है, एट विच पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। अब इस किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। तो मैंने आपको भाई सोलेनोइड के केस में बताया था, ठीक है, बार मैग्नेट के केस में बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, या कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर, नियर द करंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी करंट कैरिंग कौन सा कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है भाई। चलिए सेकंड पार्ट में क्या पुटअप करता है, विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो जहां पे भी स्ट्रेट कंडक्टर की बात करती है तो भाई कौन सा रूल है भाई, राइट हैंड थंब रूल। और वो क्या कहता है भाई, इफ वी होल्ड आवर हैंड सच लाइक दैट द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन दिस कर्ल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए भाई। अगर हम आप मान के चलते हैं कि हमारा थंब है जो, ये क्या है, करंट की डायरेक्शन है, तो ये जो कर्ल फिंगर है, ये कर्ल फिंगर क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इतने क्वेश्चन पुटअप करेगा। अब एक क्वेश्चन जो मैंने जो ऑब्जर्व किया इसमें से और क्या पुट कर रहा है, तो वो बताता हूं मैं आपको भाई। तो अगर आपने डायग्राम को ऑब्जर्व किया होगा भाई, तो इसमें करंट की डायरेक्शन थी कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई। अब करंट इस डायरेक्शन में है, तो इसकी जो फील्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है भाई। तो याद रखना भाई, जब ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है भाई, नीचे से डाउनवर्ड टू अपवर्ड जा रहा है, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी एंटी क्लॉकवाइज। एंड सेम है अगर ये पूछ लेता है इसका करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो भाई ये फील्ड लाइन कैसी बनेगी, ये बनेगी भाई क्लॉकवाइज, ये बन गया भाई क्लॉकवाइज। ये याद रखना भाई, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका राइट हैंड थंब रूल पे नहीं पुटअप करेगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन अगर आपको लगता है भी डिफरेंट है भाई, वो मैंने आपके वन शॉट में और पी वाई के उसमें कंप्लीट कर दिए, इतना ही पुटअप करेगा। चलिए भाई आप देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, यानी जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पुट करता है, देखते हैं भाई। एनवायरमेंट चैप्टर से क्वेश्चन आया, और भाई एनवायरमेंट चैप्टर से अगर बात करते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहा है लिनेमन जी का 10% लॉ। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है इकोलॉजिकल एक पिरामिड दिया हुआ है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉलोइंग केसेस। इस केसेस में एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी, कौन कौन से केस दिए भाई। ग्रासहोपर इज ईटन बाय फ्रॉग एंड ग्रासहोपर फीड्स ऑन ग्रास। यानी 3 ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की हमने, और वो कौन कौन से हैं भाई, ग्रासहोपर, ग्रास एंड फ्रॉग। तो भाई ये रहा हमारा ग्रास सबसे डाउन में, ये हमारे हैं भाई प्रोड्यूसर, ठीक है भाई, सबसे जो टॉपिक लेवल 1 पे रहते हैं। अच्छा, ग्रास इज ईटन बाय ग्रासहोपर, ये हमारा ग्रासहोपर है भाई। ग्रासहोपर जो हमारा है भाई प्राइमरी कंज्यूमर, ये हमारा है प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। अच्छा, अभी प्राइमरी कंज्यूमर को कौन ईट कर रहा है भाई, इट इज ईटन बाय फ्रॉग।
अब ये फ्रॉग है भाई, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है भाई, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो क्या भाई किस तरीके से एनर्जी का फ्लो हो रहा है, तो एनर्जी फ्लोइंग इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम ग्रास टू ग्रासहोपर एंड 10% ऑफ दैट एनर्जी इज ट्रांसफर टू द ग्रासहोपर, ठीक है भाई। भाई लिंडेमैन जी ने क्या कहा था, उन्होंने बोला था कि जो भी एनर्जी ट्रॉपिक लेवल 1 में होगी उसका 10% एनर्जी ही सेकंड ट्रॉपिक लेवल में क्या होगा भाई, ट्रांसफर होगा। नाउ दिस ग्रासहोपर हैविंग द 1000 किलो कैलोरी एनर्जी, नाउ व्हेन दिस ग्रासहोपर इज ईटन बाय फ्रॉग, जब इस फ्रॉग ने ईट किया, सो 10% ऑफ दैट एनर्जी इज ट्रांसफर टू फ्रॉग। अब देखो डायग्राम में दिख रहा है भाई, यहाँ पे फ्रॉग के पास 100 किलो कैलोरी एनर्जी है, तो 100 किलो एनर्जी किस वजह से आई है भाई क्योंकि 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी इन अ फूड चेन, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट पार्ट में क्या पुट करता है, इसी के और पार्ट का क्वेश्चन है और थोड़ी सी एक मिस्टेक है भाई इसमें, अब देखते हैं वो क्या मिस्टेक है। अरे भाई सबसे हो जाती है भैया। चलिए क्या, इन अ गिवन फूड चेन द टाइगर प्रीडेटिंग ऑन अ डियर, टाइगर डियर को प्रीडेट कर रहा है, तो ये आ गया भाई टाइगर, ये टाइगर शरोफ नहीं है भाई कि यहाँ एक्शन दिखाए, ये टाइगर दूसरे वाला है, ठीक है भाई। ये प्रीडेट कर रहा है भाई, किसको कर रहा है, डियर को। एंड विच फीड ऑन द फ्रेश ग्रीन ग्रास, ये ग्रास को ईट करेगा। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एक्यूमुलेटेड बाय द डियर वुड बी एक्वायर्ड बाय द टाइगर, मतलब कितना परसेंट एनर्जी भाई डियर के पास है जो किसके लिए एक्वायर्ड होगी भाई, टाइगर के लिए। सो इफ वी टॉक अबाउट द ट्रॉपिक लेवल और द फूड चेन या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, देन 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, ये अभी पढ़ा हमने, ठीक है। सो वट एवर द एनर्जी इज हैविंग विद द ग्रास, लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं, लेट कंज्यूम कर लेते हैं, इट हैज 1000 जूल ऑफ एनर्जी। नाउ दिस ग्रास इज ईटन बाय deer, then 10% of that energy is transferred here in the deer। अब इसका 10% कितना होगा भाई, इसका 10% होगा 100 जूल, means 100 joule is energy is available here। now 10% of that energy is transferred या available for the tiger when tiger consume या eat that deer, ठीक है। तो ये रहा भाई एनर्जी का ट्रांसफर। अच्छा अब यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि 1000 जूल है टाइगर के पास, 1000 जूल, ठीक है भाई। तो डियर के पास कितना होगा भाई, इसका 10 टाइम्स कर दो, 10 टाइम्स, और प्लांट्स के पास कितना होगा भाई, उसका 10 टाइम्स, ठीक है भाई। अब इसका 10% क्या होगा भाई, 10,000 का आया 1000, ये 1000 जूल एनर्जी अवेलेबल है टाइगर के पास, और डियर के पास कितना है भाई 10,000 जूल। तो दिस मच एनर्जी इज अवेलेबल फॉर टाइगर। बहुत ही सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी, जहां पे हम स्टडी करेंगे भाई 3 मार्क्स के क्वेश्चन, और 3 मार्क्स में भी किस तरीके से आ रहा है, 2+1 में या 1+1+1, यानी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया, 1 मार्क्स का एक आ गया, ठीक है, या 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन दे दिए, और बहुत रेयर चांस है भाई वो 1.5 के 2 क्वेश्चन दे देगा, मतलब आएगा भाई 3 नंबर का ही, ठीक है। चले देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन और कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बेस पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला भी कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो आज ही बताया मैंने, एंड कैल्शियम क्लोराइड, ऐसा क्यों है। अब अगर हम बात करते हैं भाई कार्बन की, सो कार्बन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, 4 इलेक्ट्रॉन। इट मींस इट कैन neither gain electron nor lose electron, ना ही गेन करेगा भाई, ना ही लूज कर रहा है, तो क्या करेगा, तो ये करेगा भाई शेयरिंग। सो कार्बन मेक कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन कैसे बॉन्ड बना रहा है भाई, कार्बन आएगा कोवलेंट बॉन्ड, जो कार्बन के जो कंपाउंड रहेंगे वो रहेंगे क्या रहेगा भाई, कोवलेंट बॉन्ड के साथ। बट अब वहां देखते हैं कैल्शियम की बात करते हैं। ये कैल्शियम कार्बन टेट्राक्लोराइड का पूरा स्ट्रक्चर बताता हूं मैं आपको, यहां से डॉट स्ट्रक्चर पूछ सकता है वो यहां से। कैल्शियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो भाई कैल्शियम के पास, कैल्शियम कहां गया हमारा, ये रहा कैल्शियम। कैल्शियम का नंबर होता है भाई 20,
कंफिग्रेशन क्या रहेगी भी 2882, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ठीक है भाई। अच्छा इसके साथ में कौन सा भाई क्लोराइड, तो क्लोरीन 287, ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है यहां पर। तो ये क्या करेगा भाई, इस 2 में से एक इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर देगा, ठीक है भाई। और क्या होगा भाई, एक क्लोरीन और होगा भाई, एक क्लोरीन और है 287, और इसके पास भी क्या होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन भाई इधर चला जाएगा क्लोरीन के पास। तो कैल्शियम क्या करेगा भाई, कैल्शियम डोनेट करेगा ये 2 एक्सेस इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन, ठीक है भाई। तो कैल्शियम ने एक क्लोरीन को दे दिया, एक दूसरे क्लोरीन को दे दिया। तो इस तरीके से भाई ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गए, ठीक है। क्या कह रहे हो सर, डॉट स्ट्रक्चर बिल्कुल बना के दिखाते हैं भाई। तो डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले देखते हैं भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड का। यहां आ गया भाई कार्बन एंड। अच्छा क्लोराइड की बात करते हैं भाई अगर हम, ठीक है। क्लोरीन, तो क्लोरीन हमारे पास है भाई 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। क्रॉस में 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे देख लेते हैं भाई क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई। अब टेट्रावैलेंसी फॉलो करना है और ऑक्टेट भी भाई पूरा होना चाहिए, ठीक है। ऑक्टेट पूरा होने के लिए अब देखते हैं भाई कहां कहां से किस तरीके से कंप्लीशन होगा इसका, देखते हैं भाई। अब ये वाला जो कार्बन है भाई ऑक्टेट बनाना है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है इसके पास, ठीक है। बाकी कहां से करेगा भाई, ये शेयरिंग कर लेगा इनके साथ, ये कर ली शेयरिंग, एक एक इलेक्ट्रॉन इनका शेयर कर लिया। मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी है भाई, इसलिए थोड़ा अमीबा जैसे शेप आ गया, आपको पूरा सर्कुलर शेप देना है इसका, ठीक है। अरे क्लोरीन की बात करते हैं, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसको क्या चाहिए भाई, इसको भी 8 करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, इसके पास ये एक कार्बन के साथ शेयर कर लेंगे। तो ये बन गया भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड का कोवलेंट बॉन्ड का डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। तो ये तो था भाई स्ट्रक्चर इसका। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पुट करेगा इसे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर हो। अरे एक क्वेश्चन लगता है मुझे गायब है, नहीं सेकंड पार्ट में आ गया। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर। ये भी भाई हमने बहुत बार किया कि भाई कंडक्टर पुअर होने का रीजन होता है भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी का ना होना, राइट। सो कार्बन मेक कोवलेंट बॉन्ड बाय म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन where no free electrons are available, hence it is poor conductor। भाई जब इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं है, कंडक्शन नहीं होगी, कंडक्शन नहीं है तो पुअर कंडक्टर है भाई। चलिए भाई आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। डायमंड एज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मटेरियल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होने का रीजन क्या है भाई। हाई मेल्टिंग पॉइंट तो तभी होगा जब उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगी, बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है ना भाई। सो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का रीजन क्या है, डायमंड इज रिजिड स्ट्रक्चर, या डायमंड हैज अ रिजिड स्ट्रक्चर वेयर one electron is bound by neighboring 4 electrons। भाई एक इलेक्ट्रॉन है, उसको 4 इलेक्ट्रॉनों ने घेरा हुआ है पूरा, ठीक है, बंदी बना दिया, अभी बाहर ही नहीं जाने देगा। तो किस तरीके से भी वो उसकी बॉन्ड ब्रेक होगी, तो बॉन्ड तो ब्रेक होगी नहीं। तो 1 इलेक्ट्रॉन इज बाउंड बाय द 4 इलेक्ट्रॉन्स, hence strong bond is provided to structure that cause high melting point and high amount of energy is required to break that bond, मतलब बहुत ज्यादा हाई अमाउंट। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, 9th क्वेश्चन। और 9th क्वेश्चन में भाई क्या पूछता है, एलोट्रोपी, मतलब ये मेरे ख्याल से
अभी तक जितने भी हमने करा है ना भाई, सबसे एक यूनिक सा क्वेश्चन है जो एक दो बार ही पूछा हुआ है, ठीक है, पर छोटा सा ये इजी है। एलोट्रोपी क्या होता है? क्या होता है सर? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच मटेरियल या एलिमेंट की बात करते हैं, मटेरियल या एलिमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, मतलब एक ऐसे मटेरियल जो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भैया सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, तो क्या चीज डिफरेंट होगी? बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, राइट। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की, भाई किसी एग्जांपल दो। तो भाई जब चैप्टर ही कार्बन है तो कार्बन कंपाउंड में भी एक ही हम स्टडी करते हैं अभी कार्बन की, तो कार्बन के कितने एलोट्रोप होते हैं भाई? कार्बन मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें एक फॉर्म है भाई ग्रेफाइट, जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और एज ए लुब्रिकेंट वर्क करता है, और दूसरा बहुत ही ज्यादा हार्ड है विद अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड थर्ड वन जो बकमिस्टर फुलरिन जिन्होंने बताया, फुलरिन स्ट्रक्चर, जिसे हम बकीबोल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो दीज आर द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। चलिए, ये तो था एलोट्रोपी फर्स्ट पार्ट का, तो फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट देखते हैं भाई, राइट द टू प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। भाई ये एक प्रॉपर्टी जस्ट अभी करके आए हैं, कौन कौन सी भाई? इसका इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी अभी किया भाई, क्या? इट इज रिजिड एंड हार्ड, मतलब ये दोनों पॉइंट को हम एक में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है भाई जो उसको जो मतलब मेनली यूज कर सकते हैं हम? कौन सी ऐसी डिफरेंट सी प्रॉपर्टी है? सो डायमंड हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नियर बाय 2.42 समथिंग होता है भाई, ठीक है ना, 42 या 46 होगा, नियर बाय 2.42। और इतने ज्यादा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से क्या होगा, इसको यूज करते हैं भाई स्पेस क्राफ्ट की विंडो में। सब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है भाई, बहुत सारी रेडिएशंस होती है जिसको रिफ्लेक्ट करना होता है, ठीक है। तो उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए ऑलरेडी कुछ ऐसा मटेरियल होना चाहिए ना कि जो रिफ्लेक्ट कर दे उसको, मतलब बेंड कर दे जो भी रेडिएशंस आ रही है, जो भी लाइट आ रही है। क्या कह रहे हो सर कि भी उसकी विंडो को हम चुरा ले और हम अरबपति बन जाएंगे? अरबपति नहीं, आप जेल के पति बनेंगे, ठीक है, क्योंकि चोरी नहीं हो सकती है वो। अभी इतने ज्यादा अमाउंट जब लगाएंगे वहां पे तो डेफिनेटली सिक्योरिटी भी होगी ना भाई, तो कैसे चोरी होगी भाई? ऐसे नहीं सोचना है, हम अच्छा क्वालिफाइड करेंगे, बनेंगे और फिर अर्न करेंगे। हमें क्या करना भाई? और ऐसे भी पूरी एक विंडो डायमंड की नहीं होती भाई, एक कोटिंग होती है उसके ऊपर, ग्लास के ऊपर। अरे कैसे बात करते हो यार। चलो अब देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन पुट करना है इसके थर्ड पार्ट में, फंक्शनल ग्रुप बताना है। तो भाई इस पार्ट में फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये हमारा CH3, CH2 एंड CH2OH। बस 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, OH ग्रुप लगा है, अल्कोहलिक, ये हमारा प्रोपेनॉल है, और अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है भाई, अल्कोहलिक ग्रुप। समझ गए? दूसरे पार्ट में देखते हैं HCOOH। अच्छा यहाँ पे भी आप सोच रहे होंगे भाई यहाँ पे भी OH लगा तो अल्कोहलिक लगा देते हैं, ऐसे नहीं होगा भाई। यहाँ पे CO भी लगा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, ठीक है, 2 ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो जहां पे 2 ऑक्सीजन है H के साथ तो वो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अरे कौन सा है ये? देखो अब इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन से हमारा क्या बनता है भाई? हमारा सफिक्स क्या बनता है भाई? मेथ। सिंगल बॉन्ड है यहां से और ये बन गया ओइक ग्रुप का, तो ये बन गया मैथेनोइक, ठीक है, ये मैथेनोइक एसिड हो गया आपका। अगर यहाँ पे भाई 2 कार्बन होते CH3 COOH, देन वो आपका एथोनोइक बन जाता, ठीक है भाई। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा और पार्ट में क्या पुटअप करता है इसके? ऑप्शन में दिया हुआ क्वेश्चन कि व्हाई सर्टेन कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन।
तो भाई इसकी क्वेश्चन में ही आंसर दिया भाई। हाइड्रोकार्बन क्यों बोलते हैं? बिकॉज सर्टेन कंपाउंड आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन बिकॉज इट इज या दे आर फॉर्म्ड from atoms of hydrogen and carbon। बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया भाई, बच्चों वाला। तो अब बच्चे वाला है तो भाई हमारे मार्क्स तो पूरे आने चाहिए कम से कम। चलो सेकंड पार्ट में देखते हैं कि राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है होमोलोगस, तो होमोलोगस क्या है? होमो मतलब होता है सेम। सो दीज आर सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच superior element is differ from successor element by CH2 unit। CH2 यूनिट का लो या 14 AMU। अब क्या कहना चाहता है भाई? कहता है ऐसे कार्बन कंपाउंड की सीरीज जिसमें एक कार्बन कंपाउंड है वो दूसरे कार्बन कंपाउंड से कितने यूनिट से डिफर होगा भाई? इतने यूनिट से, CH2 यूनिट से। ठीक है, अब CH2 कैसे भाई इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे सिंपल वाला लेते हैं। एग्जांपल हमें दिया भी होगा, पूछा क्वेश्चन में पुटअप करता है। देखो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड का लेंगे, सबसे छोटे वाला, सबसे इजीएस्ट। तो भाई हमारा सबसे सिंगल बॉन्ड का सबसे पहला एलिमेंट है भाई CH4 मीथेन। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसका होमोलोगस कंपाउंड बना रहा है, तो मैंने बोला कि होमोलोगस कंपाउंड कौन से होते हैं? सेम सीरीज के कंपाउंड जिसके अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से CH2 यूनिट से डिफर होता है। यानी जो ये एलिमेंट है इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसमें भाई CH2 का डिफरेंस होगा। कैसे भाई? अगर हम इसमें CH2 ऐड करते हैं भाई, करना भाई CH2, तो ये हमारा हो गया भाई C2H6, ये हमारा सेकंड हो गया। इसमें CH2 और जोड़ दो, क्या बन गया भाई? C3H8, C4H10। चलते चलो भाई, सारे चलाते रहो, बनाते रहो, जितने मर्जी बना लो कंपाउंड। तो हमारे हो गए एल्कीन के, जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं। ठीक है, एल्कीन में क्या होगा? एल्कीन में डबल बॉन्ड आ जाएगा भाई। तो सबसे पहला एल्कीन वाला स्ट्रक्चर होता है हमारा इथ से स्टार्ट, यानी इथीन, जिसे बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, CH2 यूनिट आएगा भाई, जोड़ दो, CH2 जोड़ दो उसके अंदर। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा CH2 ऐड करते रहो उसके अंदर। ऐसे ही हमारा ट्रिपल बॉन्ड आएगा भाई, ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड का। इसका जो नेक्स्ट कंपाउंड होगा उसके अंदर CH2 ऐड कर दो। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया एल्कीन का और एल्काइन का। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं भाई, सॉरी पकी पकाई खीर चाहिए वीडियो के अंदर, है ना भाई? थोड़ी मेहनत खुद भी करो। तो भाई फर्स्ट मेंबर मैंने आपको पहले बता दिया एल्केन का। एल्कीन और एल्काइन के फर्स्ट मेंबर का सेकंड होमोलोगस कंपाउंड आपको बताना है कमेंट में कि वो क्या नाम होगा और क्या स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है भाई, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन आपने मतलब इतनी बार किया होगा, लेकिन आपको ये लगेगा कि ये पार्ट अब नया पार्ट है। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है भाई, थोड़ा सा आपको राउंड अबाउट वे में क्वेश्चन दे रहा है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना भाई एक बार। ठीक है, चलो साइड में जाता हूं मैं, पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो। होप सो कर लिया होगा, क्योंकि बिना करे तो भाई ये समझ में नहीं आएगा। कहता एक पर्सन है ए, तो मेन पॉइंट है उसको मैं अंडरलाइन करता हूं। एक पर्सन ए है, उसके पास बी क्रोमोसोम्स है। ठीक है, एक पर्सन है उसके पास बी क्रोमोसोम्स है। इन ऑल गेमेट्स एंड ऑन द अदर हैंड द अदर पर्सन हैज क्रोमोसोम, अदर पर्सन है सी, उसके पास क्रोमोसोम्स है भाई डी। इन हाफ ऑफ गेमेट्स, यानी हाफ गेमेट डी है, एंड ई इन द अदर हाफ। समझ रहे बात भाई? एक पर्सन ए है, उसके पास बी क्रोमोसोम्स है, एक पर्सन सी है, उसके पास डी भी है और ई भी है। चलो कह रहा व्हेन द क्रोमोसोम्स बी एंड डी कंबाइन ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इट प्रोड्यूस फीमेल जाइगोट। ठीक है, और दूसरा क्या? ऑन द अदर हैंड इफ बी एंड ई क्रोमोसोम्स कंबाइन इट गिव राइज टू मेल जाइगोट। अब क्वेश्चन क्या दे रहा है? क्वेश्चन में क्या पुटअप करता है? व्हाट आर द क्रोमोसोम्स
ई एंड डी रिस्पेक्टिवली। ई और डी कौन कौन से है? विच क्रोमोसोम्स अमंग दी ऑल इज स्मॉलेस्ट इन साइज? गिव योर आंसर। तो भाई आप देखते हैं स्टार्टिंग से, भाई एक पर्सन ए था, ठीक है भाई, दूसरा पर्सन बी था। अब इसके पास कौन सा क्रोमोसोम्स है? सी। इसके पास कौन सा क्रोमोसोम्स है? डी भी है, ई भी है। तो वो कह रहा है कि भी जब इसका गेमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, कौन कौन से गेमेट्स का? सी का एंड डी का। नाउ इट गिव राइज टू फीमेल जाइगोट। ये फीमेल जाइगोट आ रहा है। तो यानी एक बार दोबारा एक बार सेक्स डिटर्मिनेशन को क्वेश्चन को याद करो कि फीमेल जाइगोट कब आता है? कि जब एक्स क्रोमोसोम्स मेल साइड से और एक्स क्रोमोसोम फीमेल साइड से क्या हो रहा है? कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो डेफिनेटली जो सी है इट हैविंग एक्स क्रोमोसोम, डी है, डी में भी भाई एक्स क्रोमोसोम्स है, देन इट गिव राइज टू फर्टिलाइज टू फीमेल जाइगोट। अच्छा अब दूसरी बात करते हैं। अब सी तो भाई सेम ही रहेगा, देखते हैं यहां पे अलग गेमेट्स है। देखो ई से अगर सी का क्रोमोसोम्स एंड ई के क्रोमोसोम्स आ रहे हैं तो इट गिव राइज टू मेल जाइगोट। मेल जाइगोट, तो मेल जाइगोट तो तभी आएगा भाई जब डेफिनेटली वहां पर क्या होगा? वाई क्रोमोसोम्स का कंट्रीब्यूशन होगा। सो यानी हमारा जो वाई है, वाई क्रोमोसोम्स किसके अंदर है भाई? ई के अंदर। तो ये हमारा वाई क्रोमोसोम्स है, समझ गए? यानी ये हमारा बी हमारा क्या है? ये मेल है और ये है भाई फीमेल। ठीक है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो हैड डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स पे क्वेश्चन, बट किस तरीके से थोड़ा सा राउंड अबाउट वे में क्वेश्चन पुट अप किया है, वो चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। हो सके भाई जितना भी हो सके डायग्राम जहां पे लगता है आपको डायग्राम जरूर बनाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई 11th का ए पार्ट, वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी से। और इलेक्ट्रिसिटी से देखते हैं भाई फर्स्ट पार्ट क्या भाई? कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कॉपर वायर। यानी जो चीज फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है, ये आ गई रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर हैविंग लेंथ आ गई भाई 5 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0.2 मीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस यानी आर ये आपको गिवन है भाई 0.42 माइक्रो ओम। अब माइक्रो का मतलब क्या था? माइक्रो मींस 10 की पावर 6 ओम। नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट? रेजिस्टिविटी। तो हमारा भाई फैक्टर रेजिस्टेंस का टॉपिक है, तो वहां से फॉर्मूला क्या बनता है? दैट इज R इज इक्वल टू रो L बाय ए। वैसे तो बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे, बट बहुत ही सिंपल दिया हुआ है एग्जामिनर ने। ठीक है भाई, अब R की वैल्यू क्या आपके पास? R की वैल्यू आपके पास है 0.42 इंटू 10 की पावर -6। रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है आपको। लेंथ कितना दिया भाई? लेंथ आपको दिया है 5 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया है 0.2। इस तरह जाएंगे तो भाई सारी ये क्या होगा? डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में आ जाएगी। सो 0.42 10 की पावर -6 ये आ जाएगा 5 डिवाइड में, और ये आ गया भाई ऊपर की तरफ 0.2, ये आ गया 10। सोल्व कर लो भाई, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। भाई आपको क्या क्या गिवन है भाई? लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है आपके पास, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी आपको। ठीक है, अब सिर्फ आपको रेजिस्टिविटी फाइंड करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L बाय रेजिस्टिविटी, यहां से फाइंड हो जाएगी। ये वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है भाई, ये आपको जाएगी मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में आ जाएगी। सोल्व करके इसके पास आपके पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। बट आप देखो भाई सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव में आपको हर एक चीज का ध्यान रखना है। तो यहां पे आपको यूनिट जरूर मेंशन करनी है, या तो आप लिख सकते हैं मो या ओम मीटर। जो भी वैल्यू आपकी रहेगी उसके पीछे आप लिखेंगे ओम मीटर। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरे पार्ट में क्या कहता है भाई? एक्सप्लेन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था भाई? V इज इक्वल टू IR। ये यूज करना है आपको। ठीक है, तो इसको यूज करने से पहले अगर हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक वायर है, लेट अ वायर हैविंग रेजिस्टेंस R। अच्छा R है, ठीक है, और किससे अप्लाई है भाई? हमने यहां पे अप्लाई किया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है V।
अरे V होता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए V। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस जब V अप्लाई किया है तो क्या हुआ भाई, Q चार्ज को कैरी करने में W का वर्क डन हुआ है। सो वर्क डन कितना हुआ भाई, वर्क डन हुआ है भाई आपका W, और चार्ज कितना कैरी किया है, टोटल चार्ज कैरी कर रहे हैं भाई क्या हो। अच्छा, अब आपका एक डेफिनेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, जिसमें क्या होता है V इज इक्वल टू W बाय Q, राइट। तो यहां पे आ गया भाई V इज इक्वल टू W बाय Q। अच्छा, यहां से भाई W की अगर वैल्यू निकाल दी हो गया VQ। और अगर करंट की डेफिनेशन देखते हैं, करंट की डेफिनेशन क्या थी भाई, I इज इक्वल टू Q बाय T। तो यहां पुट कर सकते हैं हम इस इक्वेशन में, Q की वैल्यू क्या होगी भाई IT, तो ये आ गया भाई VIT W। ठीक है भाई, W की वही एनर्जी है, W का मतलब वर्क डन, और यही वर्क डन भाई हीट में कन्वर्ट होगी, तो यहां से आ गया भाई VIT। ठीक है, अब ओम्स लॉ का यूज करना है, तो V का मतलब क्या है IR, तो भाई इसको मान लेते हैं सेकंड, तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पर भाई इसके अंदर, इसको थर्ड मान लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास H इज इक्वल टू V की वैल्यू IR और ये IT, नाउ इट कम्स आउट टू बी I स्क्वायर RT। ये आ गया हमारा हीट, और इसको हम एक नाम वो देते हैं भाई, दैट इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बहुत ही सिंपल है। देखो ओम्स लॉ का यूज करना था, तो ओम्स लॉ का यूज तभी होगा जब हम कहीं ना कहीं से भाई V को लेके आ रहे हैं। तो V हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई W बाय Q। यहां से हमने क्या करा भाई, W को यहां रखा, ये Q उधर ले गया, Q की वैल्यू क्या होती है भाई I बाय T, तो वो हमने पुट कर लिया, IT पुट कर लिया यहां पर। ठीक है, ये हमारे पास VIT आ गया। अब ओम्स लॉ को यूज करना है, तो V की वैल्यू IR यहां पे पुट कर देंगे, तो सिंपल हमारा आ जाएगा H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। सर ये W कहां गया भाई, भाई जितना वर्क डन किया है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा ना भाई, एनर्जी में, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। बेहतरीन। चलो भाई, अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कहीं पे भी रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी है, तो यानी सिंपल क्वेश्चन आने वाला है आपका। ठीक है, क्या व्हेन ए डिवाइस इज सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, डिवाइस को पैरेलल कॉम्बिनेशन कब बोलेंगे। देखो अब ये कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कब होगा, ठीक है, देखते हैं पैरेलल कब होगा ये। चलिए भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि पैरेलल में कब रेजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं। तो भाई यहाँ पे दिख रहा है भाई, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और इस पॉजिटिव टर्मिनल से सारे के सारे मतलब जितने भी रेजिस्टर हैं सभी का एक टर्मिनल से एक साइड कनेक्ट है। ठीक है, सेम है जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल, और सभी रेजिस्टर्स का नेगेटिव टर्मिनल एक साइड पर है। सो दीज रेजिस्टर आर सेड टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन द वन एंड ऑफ ऑल रेजिस्टर आर कनेक्टेड टू वन टर्मिनल and other end of the all resistors are connected to the other end of the terminal of potential difference, right। और यहां पे आप क्या लाइन ऐड कर सकते हैं कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट, कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा सब में। ठीक है भाई, चलो ये तो रहा फर्स्ट डेफिनेशन का आंसर। अब सेकंड क्या है भाई, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टेंस फॉर n रेजिस्टर्स कनेक्टेड एज शोन। भाई अगर यहां पर 3 रजिस्टर हैं, तो ये रहेगा 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3। अगर ये बहुत सारे रजिस्टर है, n रजिस्टर है, ठीक है भाई, बहुत सारे रजिस्टर है, और हम मान के चलते हैं भाई सभी की वैल्यू अगर R है, 1 बाय R, 1 बाय R, 1 बाय R एंड सो ऑन, तो भाई टोटल रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है भाई, ये रहेगा 1 बाय RP इज इक्वल टू N बाय R। ठीक है भाई, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, RP इज इक्वल टू R बाय N। और ये वाला भाई, ये फॉर्मूला आपका एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में यूज हुआ है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में यूज हुआ है फॉर्मूला। चलिए भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या क्वेश्चन अराइज हुआ है। स्टेट ओम्स लॉ देयरफॉर द एक्सप्लेन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। भाई ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ क्या कहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सर्किट is directly proportional proportional। अरे भैया ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
करंट, या सिंपल कह सकते हैं करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, यहां से स्टार्ट करते हैं, करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट is directly proportional to potential difference keeping length and temperature constant, length and temperature of wire constant। भाई अगर लेंथ को और टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं तो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट वो किसके प्रोपोर्शनल होगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस के। और इस प्रोपोर्शनल के साइन को अगर रिमूव करते हैं तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा ये R क्या है भैया, अब ये R है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, रेजिस्टेंस का सर मतलब क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रेजिस्टेंस होता क्या है। और रेजिस्टेंस इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय सर्किट इन फ्लो ऑफ करंट। भाई करंट के फ्लो में जो भी ऑपोजिशन या हर्डल प्रोवाइड होगी वो होता है रेजिस्टेंस। इसको मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड इन ओम। ठीक है भाई, और यहां से रेजिस्टेंस के बारे में और क्या क्या चीज हमें पता लग सकती है भाई, V इज इक्वल टू आई आर, तो V बाय आई हमारा हो जाएगा भाई R। तो यहां से हम डेफिनेशन बना सकते हैं R की, यानी 1 ओम की। भाई रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम कब होगा, जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी जब किसी सर्किट में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होगा और करंट 1 एम्पियर फ्लो करेगा तो हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस 1 ओम है। क्या है, 1 ओम है। चलिए बेहतरीन भाई, रेजिस्टेंस से इतना ही पूछेगा और आई थिंक इतना इनफ है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और उसके बाद हमारा केस स्टडी स्टार्ट हो जाएगा। कह रहा एवरी हाउस प्रोड्यूस ए लोट ऑफ मटेरियल ए डेली। In one of the method disposal B, material A is burnt at the very high temperature। भाई सबसे पहले है कि भी एक हाउस होल्ड वेस्ट है, तो हाउस होल्ड वेस्ट क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है देखते हैं। कह रहा व्हाट इज द मटेरियल A। भाई हाउस होल्ड में जो मटेरियल है A, तो A मटेरियल क्या है, मटेरियल A would be vegetable and fruit peel, leftover food, टी लीव्स। ठीक है भाई, ये सारा हमारा हो गया ए। वो कहता है व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या है ये बता दिया हमने, और एक किस टाइप का मटेरियल है। ये हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जिसको हम डीकंपोज कर सकते हैं। इट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दूसरा क्या कहता है क्वेश्चन में, नेम द मेथड ऑफ द डिस्पोजल ऑफ बी। अब यहां पे दिया हुआ भाई आंसर सारा इसी में दिया हुआ, देखो भाई कि जो ये मेथड है हमने बी मेथड यूज किया है जिसमें हमने ए मटेरियल को बर्न किए हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो वेरी हाई टेम्परेचर पे जब हम सब्सटेंस को बर्न करते हैं टू कन्वर्ट इनटू डायरेक्टली एशेज, तो द प्रोसेस इज कॉल्ड इंसिनरेशन। तो इंसिनरेशन क्या भाई, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सब्सटेंस को एक हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं और वो डायरेक्टली ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मेनली इंसिनरेशन में हम कौन कौन सा वेस्ट को यूज करते हैं, इसमें हम इन्फेक्टेड सिरिंज हो गए, या सिंपल आप कह सकते हैं हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट में जो जिसमें इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं उसको हाई टेम्परेचर पे बर्न कर देते हैं। चलिए अब चलते हैं भाई सेक्शन सी, जिसमें आपके केस स्टडी के क्वेश्चन आने वाले हैं और 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके, यानी आपके फ्री वाले क्वेश्चन। मेरा मानना है कि इसमें आपको फ्री के मार्क्स मिलेंगे। पैराग्राफ है उसी के अंदर आंसर है, फाइंड करना है। जैसे हमारे सब्जेक्ट में होता है ना भाई आंसर पैसेज होते हैं, तो ये एक तरीके से आपका ये सेक्शन है केस स्टडी का। जर्नल से एस्पेक्ट आएंगे इसके अंदर। चलो
क्या कहता है इसमें क्वेश्चन में, कहता है राजन क्रॉस प्योर ब्रेड टोल यानी डोमिनेट with a pea plant of purebred DAF plant. He will get pea plant in the F1 generation. If now he left self cross the pea plant of F1 generation, then he obtain pea plants of F2 generation. अच्छा, क्वेश्चन क्या पुट करता है भाई, देखिए, What do the plant F1 generation look like? भाई F1 जनरेशन में कौन से आएंगे, तो कह रहा भाई जब इसमें टोल प्लांट लिए हैं, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, ये हमारे डाफ कैरेक्टर है। इनको जब क्रॉस करते हैं, इनकी आपस में क्रॉस करते हैं, जिसे हम बोलते हैं फीलियल वन जनरेशन। सो व्हाट विल हैपन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, ओनली टोल कैरेक्टर विल कम इनटू एग्जिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर्स, ये होगा फर्स्ट पार्ट का आंसर भाई, यानी इसका आंसर। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोल प्लांट टू द डाफ प्लांट इन F2 जनरेशन। भाई ये ध्यान रखना भाई, 1 मार्क्स में जरूर है, इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है। क्यों डाउट रहता है, क्योंकि वो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो नहीं बना पाते। फिनेटिक रेशियो जो आती है और जीनोटाइप रेशियो आती है, वो पजल हो जाते हैं। अब यहाँ पे उसने क्या पुटअप किया हुआ है कि रेशियो ऑफ टोल एंड डाफ इन F2 जनरेशन। भाई F2 जनरेशन में क्या होता है, ये हमारा F1 जनरेशन है, ठीक है, ये हमारा F2 जनरेशन का रिजल्ट है। भाई अगर आप कंक्लूड करते हैं, उसने यहां पूछा है टोल कैरेक्टर कितने हैं। भाई टोल कैरेक्टर का मतलब है वो फिनेटिक रेशियो पूछ रहा है, जीनोटाइप नहीं पूछेगा वो। यहाँ पे टोल कितने हैं भाई, ये तीनों टोल है, तो रेशियो क्या रहेगी भाई, 3:1। अगर वो जीनोटाइप पूछता है, देन रेशियो चेंज हो जाएगी 1:2:1। समझ गए। अब उसने पुटअप किया है F2 जनरेशन में टोल की रेशियो डाफ के साथ कितनी है, तो 3:1 है भाई। फिनेटिक रेशियो पूछेगा भाई फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, कितने टोल है, 3 टोल है। अच्छा, थर्ड पार्ट में क्या कहता है भाई, स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट नॉट फाउंड इन द F1 जनरेशन। भाई कौन से प्लांट है जो F1 जनरेशन में नहीं आएंगे। भाई टोल आ रहे हैं, इट मींस कौन से पार्ट नहीं आएंगे, डाफ, यानी रिसेसिव कैरेक्टर। बहुत इजी है भाई, रिसेसिव ट्रेट्स यानी डाफ वाले कैरेक्टर विल नॉट कम इनटू द एग्जिस्टेंस इन F1 जनरेशन। अरे चलो, बट अपीयर्ड इन F2 जनरेशन, मेंशनिंग द रीजन। भाई रीजन क्या है, तो रीजन आपको बता दिया भाई, आज की वीडियो में ही 2 बार बता चुका मैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी व्हेन द 2 कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड, देन one is manifest in the body, that is called dominant character। भाई डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर है कि जब क्रॉस टाइम पे जो मेनली एक्सप्रेस कर सकता है अपने आप को, विच कैन बी एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फीलियल वन जनरेशन, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। तो ये आपको यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करना है। और भाई जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है वो डायरेक्टली कमेंट करेंगे, ताकि मुझे भी पता लगता रहे भाई कि मैं लिविंग बीइंग से बात कर रहा हूं। भाई आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता तो चले कौन कौन देख रहा है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को भाई आप वहां पे एक्सप्लेन करके कमेंट बॉक्स में लाएंगे, कमेंट बॉक्स में चाहिए हमको। चले हमारा और टाइप को देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इसके बाद हम व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टोल प्लांट्स ऑब्टेन इन F2 जनरेशन विद जीनोटाइप। अब इसने पुटअप किया है जीनोटाइप, तो भाई जीनोटाइप में रेशियो आएगी भाई 1:2:1। समझ गए। अच्छा, अब वो क्या कहता है, जीनोटाइप टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी पूछ रहा है, ध्यान रखना भाई। ये इसके एक्चुअल रेशियो होती है। कराइव द टोटल नंबर ऑफ प्लांट प्रोड्यूसेस 2000, यानी ये टोटल 2000 है, ठीक है। ये वाला जो है ये है कैपिटल टी वाला, ये है भाई स्मॉल टी वाले, और ये जो 2 है ये है कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले। वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ 2000 है, तो ये वाले जो इसकी जीनोटाइप कितने होंगे। सो भाई 4 की वैल्यू 2000 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 1000। तो कितने प्लांट्स होंगे भाई, ये वाले कैपिटल टी और स्मॉल टी के टोल वाले जीनोटाइप में 1000, ठीक है। अगर वो कंप्लीट प्योर ब्रीड ऑफ टोल प्लांट बोलता, देन कितने होते भाई 500, या
टोटली डार्क बोलता है, जैसे ऐसे करेक्टर कौन से है, तब ये 500 ये होते हैं। ठीक है, फिनेटिक रेशो पूछ लेता भाई, टोटल प्लांट्स कितने हैं, टोटल टोल प्लांट, तो टोटल टोल प्लांट कितने होंगे इसमें, ये हो जाते हैं भाई 1500 एंड 500। बट यहाँ पे इन्होंने जीनोटाइप के ऊपर क्वेश्चन पुटअप किया है, ये इसका बेसिक डिफरेंस है भाई, यहां पे गलती मत करना। पिछली वीडियो में भी बच्चे ने पूछा था क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में, और यही भाई इसका आंसर है। इस तरीके से आपको इस चीज का ध्यान रखना है। चलते भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मेनली भाई कहानी क्या है, राम कथा ये है इसमें भाई इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर। ठीक है, सारा का सारा पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे काम करती है, कौन सी चीज क्या है। अब चलते हैं डायरेक्टली, टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा नेम द फिनोमिना इन द यूज इन इलेक्ट्रिक मोटर, यानी किस इसका मेन प्रिंसिपल क्या है। व्हेन आर्मेचर कॉइल, या सिंपल कह सकते हैं कॉपर कॉइल, कॉपर कॉइल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, then it produce torque when current is applied in it। भाई जब इस आर्मेचर कॉइल में कॉपर का जो रेक्टेंगुलर लूप है उसके अंदर से जब हम करंट पास करते हैं और ये जो कॉइल हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये क्या करता है भाई, ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, विच रूल इज यूज्ड टू स्टडी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो भाई डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के लिए हम यूज करते हैं भाई राइट हैंड रूल। क्या भाई, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड हमारा जनरेटर के लिए रहेगा भाई फ्लेमिंग का, ये फ्लेमिंग का रहेगा भाई, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। आपका जनरेटर आपके सिलेबस से चला गया है, तो मेनली मोटर के ऊपर ही क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या पुटअप करता है, व्हाट इज आर्मेचर। आर्मेचर क्या है, सो इट इज ए रेक्टेंगुलर कॉपर वायर लूप। सो आर्मेचर क्या है, इट इज लूप ऑफ रेक्टेंगुलर कॉपर वायर। कहां रखा इसे भाई, दैट इज प्लेस्ड बिटवीन कहां पर, बिटवीन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड। चले, ये 2 मार्क्स में था भाई आपका। विच पोर्शन ऑफ द डायग्राम शो, आप इस डायग्राम को आप बता सकते हैं भाई, बहुत इजी है। ठीक है भाई, मेन क्वेश्चन इसका और पार्ट में क्या दिया भाई, हॉर्स शू मैग्नेट का क्या काम है, इट प्रोवाइड मैग्नेटिक इफेक्ट। ब्रश का क्या काम है, इट प्रोवाइड continuous path of flow of current। समझ गए भाई, जो कार्बन ब्रशेस है वो किसका क्या काम करते हैं, वो कंटिन्यूस सप्लाई करते हैं करंट का। भाई ये हो गया हमारा नॉर्थ से साउथ, और हमारी ड्राइंग बहुत ही बेहतरीन। ये आ गया आपका नॉर्थ साउथ, ये आपकी आर्मेचर कॉइल होगी भाई। ठीक है, और यहां से भाई कार्बन ब्रश, ये जिसे हम स्प्लिटरिंग बोलते हैं, ये स्प्लिटरिंग होगा, स्प्लिटरिंग यहां से कार्बन ब्रश के साथ कनेक्ट होगी भाई। ठीक है भाई, स्प्लिटरिंग को हम कम्यूटेटर भी क्या बोलते हैं, इसे स्प्लिटरिंग बोल देते हैं, कम्यूटेटर बोल देते हैं। ये कनेक्ट होती है डायरेक्टली आपकी आर्मेचर कॉइल से। तो भाई दिस इज ऑल अबाउट योर सैंपल पेपर 2। तो भाई अच्छे से इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना भाई, और इस तरीके से हमारा सैंपल पेपर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। तो सैंपल पेपर 3 के लिए भाई मेरे को चाहिए कम से कम ना भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक, और ज्यादा से ज्यादा लाइक का मतलब है वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो और तो क्या ही रहेगा भाई, अपना ध्यान रखते हैं, मिलते हैं हमारे सैंपल पेपर 3 में। टेक केयर, बाय बाय।